हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको इकोनॉमिक्स की एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें मैं आपको 5 ईयर प्लान के बारे में बताऊंगा। तो देखो, जो 5 ईयर प्लान है उसमें जैसे आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, तो 5 ईयर प्लान का जो निर्माण करती थी उस संस्था का नाम था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो जो प्लानिंग कमीशन है वो प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो देश में एक 5 ईयर प्लान बनाया गया, इसमें उसकी योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो ये फॉर्म्ड हुई थी और ये एक संस्था थी जो एक योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं थी, यानी जो इसको बनाया गया था वो संसद ने बनाया था, यानी सरकार ने द्वारा। फिर बाद में 2014 में अभी हाल ही में से डिजोल्व कर दिया गया और वो डिजोल्व होने के बाद में आज नीति आयोग एक संस्था होती है वो इसको बनाती है। ठीक है, तो ये जो डिजोल्व हुई ये 13 अगस्त 2014 में इसको डिजोल्व कर दिया गया और इसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। तो ये नीति आयोग है। अब योजना आयोग जब बना था तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो उसका हेडक्वार्टर था योजना भवन दिल्ली में। ठीक है, योजना भवन दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। फिर देखो, अगर योजना आयोग की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो योजना आयोग में एक प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री जो था उसका चेयरपर्सन होता था, उसका अध्यक्ष होता था, और उसका उपाध्यक्ष होता था एक अर्थशास्त्री। किसी अर्थशास्त्री को उसका उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन बनाया जाता था। अब इस योजना आयोग का कार्य क्या होता था? तो देखो, कार्य होता था फ्रेम 5 ईयर प्लान फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ठीक है, तो विकास के लिए जो 5 ईयर प्लान था वो उसका निर्माण करना इसका काम होता था। अब देखिए 5 ईयर, अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा हमने किस देश से अडॉप्ट की थी? तो ये अडॉप्ट की थी हमने रशिया से अडॉप्ट की थी। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो विचार था हमने वो अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो देखो, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई कौन कौन सी 5 ईयर प्लान हमारे देश में बनी और उनमें क्या क्या विशेषताएं थी और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से लेकर 1956 तक का। तो ये उसकी अवधि थी, ये उसका पीरियड था। ये जो 5 ईयर प्लान है ये बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तो ये 5 ईयर प्लान बना था। अब ये किस बेस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर बेस थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, अब इसने जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसने किस पर फोकस किया, यानी कौन से डेवलपमेंट पर? तो फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो उसने एग्रीकल्चर, अपने देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए खाद्यान्न में, तो इसलिए उसने कृषि पर बल दिया गया उस समय। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, ये जो अब बात करते हैं भाई इसमें उस समय पर आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही, यानी उस योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो उसमें रेट कितना रहा? तो देखो, एम था 2.1 का, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट थी वो 2.1 थी, लेकिन और अचीव किया था 3.6, यानी 2.1 हमारा निर्धारित लक्ष्य था और लक्ष्य का पीछा करते हुए हमने 3.6 रेट अचीव की थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये योजना एक तरह से सफल रही थी क्योंकि 2.1 का टारगेट था और अचीव किया था 3.6। तो ये, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि किस मॉडल पर बेस थी पहली पंचवर्षीय योजना, किस मॉडल पर बेस थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ये बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसका पीरियड है वो है 1956 से लेकर 1961 तक, 5 साल की योजना है। ठीक है, और ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उसी समय पर बनी थी। अब ये किस पर बेस थी, यानी मॉडल किसका था? अर्थशास्त्री कौन था जिसने इस योजना को, जिसके मॉडल पर बेस थी? तो वो था पीसी महालनोबिस। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ईयर का
पहली पंचवर्षीय योजना किस पर बेस्ड थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी, तो वो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं, ठीक। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, जैसे पहली पर तो एग्रीकल्चर पर बल दिया गया, तो दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया, तो देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, ठीक है। तो उसमें फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ एम था वो था 4.5, यानी 4.5 था, और हमने अचीव किया था, यानी देश ने अचीव किया था उस समय पर 4.27, यानी लगभग ठीक रही थी पंचवर्षीय योजना ये भी। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हम कब मनाते हैं, तो वो है 29 जून को मनाते हैं। तो ये 29 जून किसका जन्मदिन है, ये है पीसी महालनोबिस का जन्मदिन। अब ये पीसी महालनोबिस कौन है, तो आपको मैंने अभी बताया कि पीसी महालनोबिस सेकंड 5 ईयर प्लान है वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर बेस है, ठीक है। अब जो क्योंकि मैंने बताया कि इसमें भारी उद्योगों के स्टील प्लांट लगाए गए दूसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि ये बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी कारखाने इस समय स्थापित किए गए दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। तो इसमें देखो कुछ स्टील प्लांट है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा लगाए गए। कौन सा, पहले 1955 में देखो, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया, और इसे किसके सहयोग से लगाया गया, ऐसा एग्जाम में बार बार फ्रीक्वेंट पूछा जाता है कि बताओ दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत में कितने स्टील प्लांट स्थापित किए गए, तो देखो 3 स्थापित किए गए थे। पहली कौन सा, तो पहला है भिलाई स्टील प्लांट, किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो वो स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। फिर दूसरा स्टील प्लांट था राउरकेला। राउरकेला कहां पर है, देखो भिलाई कहां पर है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां पर है बोलो, छत्तीसगढ़ में। और दूसरा जो 5 ईयर फिर दूसरी स्टील प्लांट कहां लगाया गया, तो वो राउरकेला में। राउरकेला कहां है, तो इसे लिख लो आप उड़ीसा में। राउरकेला कहां पर है, उड़ीसा में। तो फिर ये उड़ीसा में स्टील प्लांट लगाया गया। अब भिलाई वाला जो लगाया गया वो रूस के सहयोग से लगाया गया, और जो राउरकेला में लगाया गया वो जर्मनी के सहयोग से स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और तीसरा जो स्टील प्लांट है वो है दुर्गापुर स्टील प्लांट, और उसे स्थापित किया गया यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टील प्लांट पूछे जाते हैं, यानी और क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार कि पहली पंचवर्षीय योजना में तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस योजना के द्वारा, किस 5 ईयर प्लान के द्वारा कृषि पर बल दिया गया, तो पहली, और किस मॉडल पर बेस्ड थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, तो वो थी दूसरी, और वो किस मॉडल पर बेस्ड थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी, ठीक है। और 3 प्लांट लगाए गए, तो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, और अलग अलग देशों के सहयोग से लगाए गए। इन देशों के सहयोग से लगाए गए इनके नाम भी आपको याद करने हैं। भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर यूके यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया। और ये जो 1955 में, अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए कौन सा स्टील प्लांट सबसे पहले स्थापित किया गया भारत में, तो वो भिलाई है, ठीक है, क्योंकि आप 1955 में देख रहे हो, तो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से लेकर 1966 में उसका पीरियड है, देखो ये रहा। और इस समय प्रधानमंत्री थे देश के लाल बहादुर शास्त्री। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उस समय देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए बेस्ड ऑन, ये किसके मॉडल पर बेस्ड थी, तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है डीआर गॉडगिल फॉर्मूले पर बेस्ड थी, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए भाई तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी, तो वो बेस्ड थी डीआर गॉडगिल फॉर्मूले पर। फोकस ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इस योजना ने किस पर बल दिया, जैसे पहले वाले ने कृषि पर बल दिया, दूसरी वाली ने भारी उद्योगों पर बल दिया। अब इस तीसरी वाली योजना ने किस पर बल दिया, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि, क्योंकि उस समय भारत जो है कृषि में आत्मनिर्भर नहीं था और खाने पीने की दिक्कतें थी, अकाल पड़ते थे, तो उस समय पर ये योजना कृषि पर बल दिया गया इस योजना में। और ये फेल्ड रही, क्यों रही फेल,
क्योंकि ये इसलिए फेल रही क्योंकि उस समय पर भारत ने उसी पीरियड में दो वार लड़े। वो कौन सा? एक तो 1962 में इंडिया चाइना वार, और दूसरा 1965 में भारत और पाकिस्तान का यानी इंडो पाक वार। तो इन दो युद्धों के कारण से ये योजना विफल रही। देखो जैसे तो देखो जैसे मैंने दो युद्धों की बात की, तो पहला क्या? इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में, और इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में। अब इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो इस योजना में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम रहा था, जो उसका निर्धारित लक्ष्य था उससे कम। कितना? देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था 5.6, इसका निर्धारित लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारत उस समय क्योंकि दो युद्ध लड़े भारत ने उस समय, और सूखा भी पड़ा देश में, तो इस योजना के समय में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो निर्धारित लक्ष्य था उसको पूरा नहीं कर पाया था। तो कितना किया था? कितना अचीव किया? 2.4 अचीव किया था। यानी 5.6 इसका टारगेट था और 2.4 देश ने अचीव किया था। तो ये योजना एक तरह से विफल रही थी, ठीक है। और उसी दौरान फिर 1966 में ताशकंद समझौते में भाग लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री देश के प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में फिर ये योजना, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और आता है इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना से। इस योजना के समय में बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट कब लगाया गया? तो ये बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया 1964 में, और किसके सहयोग से लगाया गया? तो रसिया। तो आप याद कर सकते हो, अब तक जो है ना हमारे 4 स्टील प्लांट हो गए, तो चारों को आप याद करना है, और ये याद करना है कि किस किस के सहयोग से स्थापित किए गए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, तो ये 3 योजनाएं लगातार चली है, और इन 3 योजनाओं के बाद में अब 3 साल का ब्रेक होगा, गैप आएगा बीच में। देखो कैसे भाई, पहला 1966 से 67 गैप आ गया 1 साल का, फिर कोई योजना नहीं बनी, तो इसको बोलते हैं प्लान हॉलिडे। तो ये 5 ईयर प्लान है, इनका विश्राम दिया गया 3 योजनाओं में, और 1-1 साल की योजनाएं बनाई गई। कौन कौन सी? 1966 से 67 के बीच में, 1967 से 1968 के बीच में, और 1968 से 1969 के बीच में 3 साल का परियोजनाओं में गैप रहा। उसके बाद फिर 1969 से दोबारा से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। तो देखो जैसे करते हैं वही, ये 5 ईयर प्लान है 1969 से लेकर 1974 में बना। फिर ये था चौथा 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, और तब ये लाया गया था, ठीक है। अब ये जो चौथा 5 ईयर प्लान था 1969 से 1974 के बीच में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी इसका उद्देश्य क्या था? तो देखो उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक स्थिरता, और सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनना। यानी देश को, एक तो देश में आर्थिक स्थिरता लानी है, और दूसरा देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो चौथा 5 ईयर प्लान है, 4th 5 ईयर प्लान है, इसमें कुछ पॉइंट है जो महत्वपूर्ण बातें आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे देखो ग्रीन रिवोल्यूशन, इस चौथे 5 ईयर प्लान के समय में ही ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया था, क्योंकि बड़ी दिक्कत थी खाने पीने की। तो ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया था 1966 से 1967 के बीच में, ठीक है। भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्रेय बोल दो या जनक बोल दो, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि अमेरिका में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो याद करना, अगर अमेरिका की हरित क्रांति की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग का याद रखना है नाम आपको, बोरलॉग, ठीक है जी, ये याद रखना है। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज में मिला था, शांति का नोबेल प्राइज, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि भाई नॉर्मन जो बोरलॉग है वो तो कृषि में उन्होंने काम किया, वो हरित क्रांति के जनक है अमेरिका की, तो इसका मतलब उन्हें कृषि में कोई नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो शांति का मिलता है। जो कृषि में काम करेगा, तो कृषि में काम करने का मतलब ये होता है कि भाई उस व्यक्ति ने
बहुत सारे लोगों को खाद्य संकट से बचाया, उसने अच्छी ऐसी क्रॉप फसल की इन्वेंशन की जिसके कारण से बहुत सारे लोगों की खाद्य सुरक्षा मिली उनको। ठीक है, तो देखो हमारे देश में अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, याद कर लेना इसको। दूसरी बात यह है कि इसका जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसका सबसे अच्छा इफेक्ट किस पर पड़ा, सबसे अच्छा प्रभाव किस पर पड़ा, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा गेहूं की फसल पर। इससे गेहूं की फसल पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गई। यानी जैसे हरित क्रांति आने से जो गेहूं की फसल है वो 5 गुना अधिक उत्पादन भारत में होने लगा, और भारत उस स्थिति में आ गया, कहाँ तो उसको भारत में खाने पीने की किल्लत थी, और उस समय अब वो भारत जो है दूसरे देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ चुका है। ठीक है, अच्छा इसका नकारात्मक देखिए भाई, लोगों ने क्या किया कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये आई, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो ये इंडिया का अगर मैं मैप बनाता हूं तो पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव देखने को मिलता है। और लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से इनमें गेहूं की फसल को उत्पादन करना लोगों ने ज़्यादा शुरू कर दिया, मतलब खूब बड़े लेवल पर फसल का उत्पादन हुआ। लेकिन लोगों ने छोड़ दिया किसको, मिश्रित खेती करना लोगों ने छोड़ दिया। यानी अगर हम बात करें कि भाई सबसे नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा, किस फसल पर पड़ा, तो हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव पड़ा दाल की फसल पर, तो दालों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और सकारात्मक यानी जिसके उत्पादन में वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई गेहूं के उत्पादन में। और गलत प्रभाव किस पर पड़ा, दाल के उत्पादन में, दाल के उत्पादन पर गलत प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति आई कौन से प्रदेश में थी, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और लोगों ने क्या किया, उसमें अच्छी यूरिया का प्रयोग कर कर अपनी कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता को बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आपको याद कर लेना है। कब आई थी, 1966 और 67 में। लेकिन पूरे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हरित क्रांति आई थी, नॉर्मन बोरलॉग के ने लाए थे। नॉर्मन बोरलॉग का श्रेय जाता है अमेरिका में हरित क्रांति के लिए। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया ये। फिर इस जो चौथी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो देखो पढ़ते हैं ना हम, जैसे कि किसके समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इंदिरा गांधी के समय में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर कब, 1969 में। उसके बाद फिर 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले क्या 1969 में कितने का किया गया, तो 14 का। फिर 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो वो हुआ 6 बैंकों का। ठीक है, और इस समय में एक भारत ने एक युद्ध भी लड़ा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में, क्योंकि मैंने बताया कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से शुरू होकर 1974 तक है। तो उसमें आप देख रहे हो कि इंडो पाक वार 1971 ऑन द इश्यू ऑफ बांग्लादेश, यानी भारत ने उस समय पर बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था 1971 में। ठीक है, अब इसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है चौथी पंचवर्षीय योजना से, कि इस समय पर ना फैमिली प्लानिंग लाई थी। यानी इंदिरा गांधी के द्वारा जबरदस्ती फोर्सफुली लोगों का स्टरलाइजेशन कराया गया था, लोगों की नसबंदी कराई गई थी, जिससे कि पॉपुलेशन क्योंकि भारत की बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो लोगों की जबरदस्ती से नसबंदी कराई गई थी और फैमिली प्लानिंग को लागू किया गया था। तो किस पीरियड में, किस योजना के समय में फैमिली प्लानिंग को लोगों पर थोपा गया था, तो वो चौथे पंचवर्षीय योजना के समय। अब देखिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि इस समय पर भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहा। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा भाई, एम तो था कितना 5.7 का, ठीक है, और अचीव कितना किया 3.3। तो 5.7 का एम था, लेकिन हमारा जो आर्थिक विकास दर रही वो 3.3 की रही, यानी कम रही जितना लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य था उससे। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट। देखो तो ये है 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से शुरू होकर 1978 तक थी। अच्छा आप ये देख रहे होंगे भाई पंचवर्षीय योजनाएं कितने सालों की होती हैं, तो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं
5 सालों की, लेकिन ये तो 74 से 78 यानी एक साल पहले खत्म हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, क्या कि भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से एक साल पहले समाप्त कर दी गई। तो कौन सी कर दी गई, एक वर्ष पहले खत्म, तो वो 1979 में होना चाहिए था ना, 74 + 5 यानी 79, लेकिन ये कर दी गई 78 में। क्यों कर दी गई थी, क्योंकि देखिए उस समय ना देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। कैसे, कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई उस समय पर प्रधानमंत्री बने, और जब वो सरकार बनी तो उन्होंने उस योजना को समाप्त कर दिया। ठीक है, और उसके बाद गैप आया बीच में बच्चों, 78 के बाद में अगर हम बात करें तो गैप आया 1978 से, फिर 79 की बात करें नहीं, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, फिर 1979 से 1980 तक भी कोई योजना नहीं बनी, और उसके बाद में फिर 1980 में योजना बनी। आप याद करते चलना, मैं आपको लास्ट में याद करा दूंगा कि कैसे हम इन योजनाओं का पीरियड याद कर सकते हैं और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। आप देखना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी। ठीक है, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन ये होता है भाई, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था गरीबी हटाओ और रोजगार के अवसर पैदा करो। ठीक है, तो गरीबी हटाओ और रोजगार के अवसर पैदा करो, ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो भैया ये उद्देश्य था 5 ईयर प्लान यानी 5th 5 ईयर प्लान का। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैंने वही लिखा है, 1978 से 1979 तक कोई योजना नहीं बनी, फिर 79 से 80 तक कोई योजना नहीं बनी, और ये गैप आ गया। फिर है 5th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान, ये सॉरी 6th होगा, 6th 5 ईयर प्लान बना फिर 1980 से 1985 के बीच में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी इसका उद्देश्य क्या था। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसका ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाओ। ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ठीक है, तो पॉवर्टी को एबोलिश करो, ये था छठी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है जी, अब देखो छठी पंचवर्षीय योजना के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि इस समय पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखिए नाबार्ड है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए सबसे पहले तो हमें। क्या फुल फॉर्म है नाबार्ड की, बताओ। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, और आप समझ सकते हो कि 1982 कौन सा पीरियड है, तो ये तो छठी पंचवर्षीय योजना का पीरियड है, क्योंकि आप जानते हो 1980 से 1985 के बीच में। ठीक है, अब देखिए नाबार्ड है क्या। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन ये लोन प्रोवाइड नहीं करता, यानी किसानों को लोन नहीं देता ये। तो ये किसानों को लोन प्रोवाइड नहीं करता है। अब देखिए इसकी बात सिफारिश किसने की थी, तो सिफारिश की थी भाई नाबार्ड की स्थापना के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, तो सिफारिश की थी शिवारामन समिति ने। किसने की थी, शिवारामन समिति। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सॉरी। तो नाबार्ड की स्थापना के लिए किसने सिफारिश की थी, शिवारामन समिति ने। नाबार्ड की स्थापना के लिए शिवारामन समिति ने सिफारिश की थी, तो आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, शिवारामन कमेटी ने इसके लिए सिफारिश की थी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रेट की। तो भाई छठी पंचवर्षीय योजना के समय इकोनॉमिक रेट क्या रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या रहा। तो हमारा जो एम था वो था 5.7, और लेकिन हमने अचीव किया 5.2। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। और इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें, तो इंपॉर्टेंट होगा किस योजना के समय नारा था गरीबी हटाओ, और कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों आगे बात करते हैं। यह है 7th 5 ईयर प्लान। देखो 7th 5 ईयर प्लान था 1985 से लेकर 1990 तक का प्लान। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या रही थी, तो वो 6 थी, एम था 6 का, और अचीव किया था 5। ठीक है, तो इस तरह से अपने 7th 5 ईयर प्लान को हमने पढ़ लिया। उसके बाद बच्चों ये फिर 2 साल 1990 और 1990 से 91 और 91 से 92, 2 साल का गैप रहा, योजनाएं नहीं बनी, क्योंकि ये समय भारत में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का समय था। राजीव गांधी की हत्या इसी समय पर हुई थी, और इसके कारण से देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसके कारण से योजनाएं नहीं बनाई गई। और उसके बाद बच्चों फिर ये भाई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी असैसिनेशन के कारण से योजनाएं नहीं बनाई गई। उसके बाद ये 8th 5 ईयर प्लान आया। 8th 5 ईयर प्लान का समय है 1992 से लेकर 1997 के, और ये बनाया था किसने, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। किस पर बेस थी, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना
किस मॉडल पर बेस्ड थी? तो वो मॉडल था जॉन डब्ल्यू मूलर, यानी जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर बेस्ड थी। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव की, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम। तो ऑब्जेक्टिव में डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी मानव संसाधनों का विकास। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। अब देखिए मानव संसाधन का विकास करना मानव के लिए क्या जरूरी है? तो भाई उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, हेल्थ उसकी अच्छी रहे ये जरूरी है, और उसे रोजगार मिले, किसी व्यवसाय में हो वो, ये जरूरी है। और इन्हीं पर बल दिया गया और देश में इस समय पर कुछ उच्च शैक्षणिक संस्थान खोले गए, जैसे IITs वगैरह, देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की गई इस योजना के द्वारा। अब जो ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें तो वही वो एम था 5.6 का और अचीव किया हमने 6.8। तो यानी ये जो है निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा इसमें हमने अचीव किया। किससे? 5.6% हमारा टारगेट था, हमारा एम था, और हमने अचीव कितना किया? तो 6.8 अचीव किया, यानी निर्धारित लक्ष्य से ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए भाई 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस है, तो बच्चों मॉडल हो जाएगा कौन सा? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। और ये किसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी लक्ष्य उद्देश्य क्या था 8वीं पंचवर्षीय योजना लाने का? तो आपका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है जी। फिर ये बच्चों 9th 5 ईयर प्लान है। ये 9th 5 ईयर प्लान है 1997 से 2002 के बीच में, और इसका उद्देश्य था समानता और आर्थिक न्याय के साथ विकास। समानता और आर्थिक न्याय के साथ विकास, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो ये था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आप पीरियड याद कर लेना, और मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे कि आप सारे है ना याद कर लोगे, जितने भी शुरू से लेके 5 ईयर प्लान है, और उनको सबको हम कैसे लर्न करेंगे तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा उसको। ठीक है, तो देखो बच्चों ये है ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात की जाए 9th 5 ईयर प्लान की, तो वो थी 6.5 हमने टारगेट रखा था, एम रखा था, और वो अचीव की थी 5.6। ठीक है, और उसके बाद देखिए 10th 5 ईयर प्लान है। 10th 5 ईयर प्लान का जो समय है वो 2002 से शुरू होकर 2007 तक है। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 2002 तक, और उसके बाद में फिर 2002 के बाद में 2000, उसके बाद फिर 2004 के बाद में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। और इस तरह से इसमें टारगेट ये था इस योजना का कि अगले 10 सालों के अंदर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना है। तो ये इसका टारगेट था। यानी 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर है बच्चों 9th 5 ईयर प्लान, और 9th 5 ईयर प्लान में हम 11th 5 ईयर प्लान, तो 11th 5 ईयर प्लान था 2007 से लेकर 2012 तक, और प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और इसे सी रंगराजन मॉडल भी कहते हैं। यानी किस पंचवर्षीय योजना को? सी रंगराजन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो 2007 से लेकर 2012 तक के मॉडल, यानी इस योजना को। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, नारा क्या था इसका? तो इसका 11th 5 ईयर प्लान का नारा था इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तेज और समावेशी विकास। तो ये तेज और अधिक समावेशी विकास का नारा था किसका? 11th 5 ईयर प्लान का। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें तो भाई लक्ष्य रखा गया था 9% और अचीव किया था 8%। ठीक है, 9 हमने टारगेट रखा था और देश में, तो और फिर ये डेवलपमेंट का, और अचीव किया था कितना? 8% अचीव किया था। उसके बाद बच्चों तो ये भाई 12th 5 ईयर प्लान है 2012 से लेकर 2017 के बीच में, और ये एक ऐसा 5 ईयर प्लान था जो अपना पीरियड ही पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि इसी बीच में क्या होगा, ये 12 से 17 तक है, और इसी बीच में क्या होगा कि देश में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, बीजेपी चुनाव जीतेगी और फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नरेंद्र मोदी। और इस तरह से ये 2014 तक 14 में प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने उसी साल फिर इस योजना को समाप्त कर दिया, और इस तरीके से ये मतलब पूरा का अपना कार्यकाल नहीं कर पाई ये योजना। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का? तो इसका ऑब्जेक्टिव था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये था।
यानी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसका नारा था इस योजना का। और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ 8 रखी गई थी, क्योंकि पूरा ही नहीं हुआ टाइम, तो उससे पहले ही ये योजना खत्म कर दी गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इसलिए ये योजना पूरी नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा इसमें सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में और बीजेपी सरकार बनी, और उसके बाद में फिर ये योजना समाप्त हुई। फिर 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग समाप्त हो गया, उसे डिजोल्व कर दिया गया योजना आयोग को, क्योंकि वही बनाता था पंचवर्षीय योजना। और अब उसके स्थान पर एक नई संस्था बनी जिसका नाम है नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। तो देखो आप इसे याद कर लोगे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो भाई नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन देखिए, भाई नीति आयोग की पहले तो फुल फॉर्म बताइए। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इसके फुल फॉर्म। ठीक है, अब नीति आयोग क्योंकि योजना आयोग को रिप्लेस किया है, यानी योजना आयोग समाप्त हुआ है और उसके स्थान पर ही नीति आयोग का गठन हुआ है, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है इसकी, यानी इसकी संरचना क्या है। तो भाई स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन है और एक वाइस चेयरपर्सन होता है, यानी एक तो चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। और वो जो चेयरमैन होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके चेयरपर्सन है। और वाइस चेयरपर्सन जो बनता है वो एक इकोनॉमिस्ट बनता है, यानी एक अर्थशास्त्री बनता है। तो कोई अर्थशास्त्री होता है तो उसको वाइस चेयरमैन बनाया जाता है, वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, तो कौन है अभी? सुमन बेरी। तो फिलहाल अभी कौन है? सुमन बेरी है। यानी उपाध्यक्ष कौन है योजना नीति आयोग के वर्तमान में? तो वो सुमन बेरी आप याद कर लेना यहां से। ठीक है, अगर चेयरमैन की बात करें, चेयरपर्सन की बात करें तो नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो वो एक इकोनॉमिस्ट बनता है और वो है सुमन बेरी। याद कर लेना आपको इसको। फिर बच्चों योजना आयोग के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या पूछे जा सकते हैं, तो देखो सुनो। तो इसमें एक सीईओ होता है, सीईओ की पोस्ट। तो वो सीईओ कौन है अभी? सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम, ये याद कर लेना है। दूसरा, कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो पदेन सदस्य होते हैं, यानी नीति आयोग में उनको लेना ही होता है। तो ऐसे सदस्य कौन है? तो वो 4 भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री के तौर पर, अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के तौर पर योजना आयोग में शामिल है। नीति आयोग में शामिल है, क्योंकि जो नीति आयोग है ना वो भारत का थिंक टैंक है, थिंक टैंक। ठीक है, तो ये भारत का थिंक टैंक है और इसमें इन 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को स्थान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि योजनाओं का निर्माण करना है देश के डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए ये एक्स ऑफिशियो पर्सन होते हैं, यानी पदेन सदस्य होते हैं इसके। अगर मान लो कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, तो अगर वो रक्षा मंत्री ना रहे और कोई दूसरा व्यक्ति रक्षा मंत्री बने तो उसका इसमें मेंबर होना, उसे मेंबर बना देंगे इसका। ठीक है, अब देखो सीईओ कौन है? तो वो BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं कि योजना नीति आयोग में और कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो कुछ 4 ऐसे लोग होते हैं जो फुल टाइम मेंबर होते हैं, फुल टाइम। तो पूर्णकालिक सदस्य, तो उनको बोलते हैं पूर्णकालिक सदस्य। वो कौन लोग हैं? तो चारों को देखो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला क्या है? VK सारस्वत। अब ये VK सारस्वत कौन है? ये इस का मेंबर बनने से पहले, यानी नीति आयोग का मेंबर बनने से पहले ये फॉर्मर DRDO चीफ थे। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेड थे पहले। तो ठीक है, VK सारस्वत। अब रमेश चंद्रा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, यानी कृषि विशेषज्ञ। रमेश चंद्रा भी इसमें पूर्णकालिक सदस्य हैं। और रमेश चंद्रा क्या है? रमेश चंद्रा इसके वो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है, कृषि विशेषज्ञ है। ठीक है, फिर VK पॉल ये हेल्थ एक्सपर्ट है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। और अरविंद विरमानी ये एक इकोनॉमिस्ट है। इन 4 लोगों को फुल टाइम मेंबर बनाया गया है नीति आयोग में। तो ठीक है बच्चों, हमने पढ़े सारी पंचवर्षीय योजनाओं को और अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय के याद कैसे करें। सर ये तो भूल जाएंगे हम, तो याद कैसे करें इनको हम? तो मैं आपको है ना याद करना बताता हूं उसको कैसे। आप है ना एक नंबर याद कर लो, 322 याद कर लो आप इसमें, 322। इससे आपको ना सारे पीरियड याद हो जाएंगे, क्योंकि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब बनी। 322 एक बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि आपने देखा कि इनके बीच में गैप भी आ रहा है, कोई 2 साल में 2 साल, फिर 3 साल का गैप आ गया, कहीं 2 साल का गैप आ गया। तो आप क्या करो कि इनको याद कर लो, 322 नंबर याद कर लो आप, और ये याद कर रखो कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी थी। 2 बातें आपको याद कर लेनी है। तो देखो सुनो, स्टार्ट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी थी, ये आपको पता है। फिर ये 5 साल चलेगी तो 1956 तक चलनी चाहिए ना भैया, 5 साल। तो फिर उसके बाद 1956 के बाद फिर 5 जोड़ लो बच्चों, तो 1900 कितना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1961 तक चलेगी। फिर 1961 के बाद में आप फिर इसमें 5 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 1966 तक चलेगी। तो हमने देखा भाई, अगर आप याद करते हो 322, तो आप 3 का मतलब है 3 योजनाएं 5-5 साल की लगातार चलाओ और उसके बाद 3 साल का गैप दो। कैसे, देखो ऐसे, 1966 से 67 गैप, 1967 से 68 गैप आया, फिर 1967 से 68 से 69 में 69 में गैप आया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा भाई 3 योजनाएं लगातार चलाओ 5-5 साल वाली, और फिर 3 योजनाओं का गैप देना है, 3 एक-एक साल की योजनाएं चलानी है, गैप रखना है, योजनाएं नहीं बनी। तो देखो आपने भाई 3 योजनाएं लगातार चलनी है और 3 साल का गैप दे देना है। उसके बाद दूसरा, फिर ये 2 है, तो 2 का मतलब क्या सर, तो देखो 2 का मीनिंग है कि आप 2 योजनाएं लगातार चलाओ और फिर 2 साल का ब्रेक देना है आपको। चलो अब ये 69 पे आ गए हम। 69 के बाद में 1969 से 74 तक, और फिर 1974 से 1978 तक, और फिर 5 जोड़ दो 19, फिर क्योंकि आपको देखो 2 चलानी है, इसमें लिखा है ना 2, और 2 चलानी तो 2 साल का गैप देना है, 2 योजनाएं चला के 2 साल का गैप देना। तो कितना सर, तो 1978 से 1979 तक और 1979 से 1980 तक, यानी 2 साल का गैप दे दो। अब हम तीसरी बात करते हैं भाई, फिर 2, इसका मतलब अब भी 2 योजनाएं लगातार चलाओ और 2 साल का ब्रेक देना। चलो करते हैं। तो भाई देखो इसमें, यहां देखते हैं फिर, तो देखो 1980 से लेकर 1985 तक और 1985 से लेकर 1990 तक 2 योजनाएं लगातार चलानी है और 2 साल का ब्रेक देना है, गैप देना बीच में। तो 1990 से 1991 और 1991 से 1992 योजनाएं नहीं बनी है। तो आपने देखा भैया, अब देखिए आप याद हो जाएगा। और उसके बाद जो योजनाएं बनी उनमें कोई गैप नहीं आया, बीच में कोई अवकाश नहीं आया, तो सीधी सीधी 5-5 साल की हैं, जोड़ते चले जाना। तो ठीक है, अब आप जो है ना, आप इसको याद करो। देखो 3 योजनाएं लगातार चलानी है, देखो 5-5 साल की, 5 वर्ष की योजना, फिर दूसरी 5 वर्ष की योजना, फिर 5 वर्ष की योजना, 3 योजनाएं लगातार चलाई, 3 साल का अवकाश दिया, 3 साल का अवकाश दिया, फिर 2 योजनाएं लगातार चलाई 5-5 वर्ष की, और फिर क्या किया आपने, 2 साल का गैप दिया, फिर दो योजनाएं लगातार चलाते हो आप 5-5 साल की, और फिर 2 वर्ष का गैप देते हो, और उसके बाद जो योजनाएं बनी, यानी 92 के बाद जो योजनाएं बनी उनमें 5-5 जोड़ते चले जाओ, तो आप 12 योजनाओं यानी 12th 5 ईयर प्लान तक पहुंच जाओगे, और वो आपको याद हो जाएगा। और ये कंफ्यूजन जो है ना, ये 1992 तक ही कंफ्यूजन है, क्योंकि लगातार योजनाएं बनती है और फिर बीच में गैप आता रहा। कब, 1992 तक। तो आप याद क्या कर लेंगे बताओ, दोबारा याद करते हैं। तो आप याद करोगे 322, इसका मीनिंग है भाई 3 योजनाएं 5-5 साल की लगातार बनाओ, फिर 3 साल का गैप देना है, उसके बाद फिर 2 बनानी है 5-5 साल की, फिर 2 साल का रेस्ट लेना है, और फिर 2 बनानी है 5-5 साल की, और फिर 2 साल का गैप रेस्ट लेना है। और इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप इसको सीख गए होंगे और आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो ये बहुत कन्फ्यूजन का टॉपिक रहता है कि क्योंकि योजनाएं बनी है और फिर बीच में ब्रेक भी आता है। तो 322 आप याद कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में खूब अच्छी तरह आ जाएगा और आप इसे कर लेंगे अब। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में।